चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बताएंगे सभी बच्चे इसका जवाब। क्वेश्चन थोड़ा सा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को लेकर है। देखिए यूपीपीसीएल तो छोड़ता नहीं है, आईएमईडी जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट वगैरह हम लोग इसे कहते हैं, तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हम इसे बोलते हैं। और ये सब्जेक्ट भी आप लोगों के मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड होने वाला है। बाकी के सब्जेक्ट अपलोडेड है, अब तो एलिमेंट्री मैथ्स भी डलने लगा है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट भी आप लोगों के बेटा अपलोड हो जाएगा कुछ दिनों में। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं कोर्स से वो बेटा जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के शुरू हो गए हैं डलना। चलो आंसर इसका सोच के बताइए कि क्या इसका आंसर बनेगा। विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इनहेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय परफॉर्मिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा डिपार्टमेंट हमारा जिम्मेदार होता है किसी भी गुड, मतलब यहां कहने का मतलब है फिनिश्ड गुड्स का मतलब है कि कोई भी ऐसे प्रोडक्ट की फिनिशिंग करने के लिए लास्ट में कौन सा डिपार्टमेंट हमारा रिस्पॉन्सिबल रहता है आजकल के इस मॉडर्न टेक्निक के प्रोडक्शन के दौर पे, कौन सा रहता है? कौन सा रहता है बताइए। सोच के बताइएगा। डी, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। अच्छा याद रखिएगा यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है इन्होंने, यहां इस शब्द से बहुत आंसर में बदलाव आएगा। बाय परफॉर्मिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। कभी रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करता क्वालिटी डिपार्टमेंट, समझना। फिनिश्ड गुड जब बन रहा हो आपका प्रोडक्ट तब उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट करी जाए ऑन द मॉडर्न टेक्निक्स, कि नए तरीके से कैसे बन सकता है ये चीज, नए तरीके से कैसे बन, जैसे आप एक कोई पहले हमारे इनकैंडिसेंट बल्ब यूज हुआ करते थे, पहले हमारे इनकैंडिसेंट बल्ब यूज हुआ करते थे, इनकैंडिसेंट बल्ब यूज हुआ करते थे हमारे, ठीक है। अब जब ये बल्ब यूज होते थे अब हमारी एलईडी यूज होती है, तो हुआ क्या, बल्ब से एलईडी पर रिसर्च हुई ना कि हमारा प्रोडक्ट और बेहतर कैसे हो सकता है, तभी तो रिसर्च होकर एलईडी बना। तो यहां पर बेटा आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, वही तो रिसर्च करेगा। एक बात बताओ, क्वालिटी कंट्रोल वाले को प्रोडक्ट के क्वालिटी का क्या नॉलेज, आप मुझे बताइए। अगर मैं कहूं कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट के जब बन रही होती है उसकी टेक्निकल नॉलेज क्या होगी, नहीं ना। तो टेक्निकल नॉलेज किसे होगी बेटा, टेक्निकल डिपार्टमेंट को होगी। तो बी इज द राइट आंसर। देखो इस तरीके से आपके यहाँ पे क्वेश्चनों में हेर फेर बदल हो जाता है, याद रखना, ठीक है। चलो, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन एन इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री के अंदर जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती है किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपकी इंडस्ट्री में 100 बल्ब बना करते थे, अब आपकी इंडस्ट्री में 1000 बल्ब बनने लगे हैं, तो किस चीज पे फर्क आएगा? क्या उत्पादकों की गुणवत्ता में गिरावट आएगी, क्या क्वालिटी में गिरावट आएगी, क्या पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, क्या इंक्रीज होगी पर यूनिट कॉस्ट, या फिर क्वालिटी की प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट होगी? बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। देखिए जब भी आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जैसे बहुत सारे लोग वॉल्यूम प्रोडक्शन हो, पहले आपकी इंडस्ट्री 1000 बल्ब बनाती थी मान लीजिए, अब आपकी इंडस्ट्री 1 लाख बल्ब बनाती है, तो हो सकता है आप एक काम कर लें कि आप अपनी पर यूनिट कॉस्ट गिरा दें, पर यूनिट कॉस्ट गिरा दें, आप अपनी कॉस्टिंग गिरा दें, याद रखिए। तो जब भी कभी उत्पादकों की संख्या बढ़ती है, मतलब आपके प्रोडक्शन में, इंडस्ट्री में जब उत्पादकों की संख्या बढ़ती है, तो जो कम हो जाता है वो क्या कम होता है बेटा, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, याद रखिएगा, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पेयर ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इज यूज्ड टू कंट्रोल द आउटपुट ऑफ वेल्डिंग पावर ट्रांसफॉर्मर फॉर लो फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग कंट्रोल, हाउ दीज एससीआर कनेक्टेड विद ईच अदर।
SCR के जोड़े वेल्डिंग के आउटपुट को सुधारने के काम आते हैं, उसका लो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके हमारी वेल्डिंग में मदद करते हैं। वो SCR कैसे लगे हुए होते हैं, वो SCR कैसे लगे हुए होते हैं? SCR बेटा देखिए, आप लोगों के सामने सीधा SCR लाइन कॉन्टेक्टर सर्किट लेके आया हूं। ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इस वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए जो SCR सर्किट लगे रहते हैं वो बेटा कैसे होते हैं एक दूसरे के साथ में, बताइए? पैरेलल ही लगे हैं। देखो ये भी पैरेलल लगा है, ये भी पैरेलल लगा है। अच्छा, एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं है, इनवर्स पैरेलल है, मतलब उल्टे लगे हुए हैं और पैरेलल हैं। अगर मान लो ये इस तरीके से लगे होते, ऐसे लगे होते, मान लीजिए ऐसे लगे होते, तो हम क्या कहते? पैरेलल हैं, इनवर्स नहीं कहते। अब ये उल्टे लगे हुए हैं तो हम इनवर्स कह रहे हैं। अच्छा, एंटी पैरेलल कब कहते हैं? जब एक सीधा एक उल्टा लगा हो। अब देखो ये देखिए ध्यान से, इसे हम एंटी पैरेलल कहेंगे। इसमें एक उल्टा एक सीधा लगा हुआ है। तो इनवर्स पैरेलल कनेक्शन में आपको SCR के जो SCR जो है वो इनवर्स पैरेलल कनेक्शन में लगता है। एक और बात मैं कह देता हूं, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये ऊट पटांग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर जब आप सॉल्व करते हो तभी आपको ये आप आते हैं, अलग से पढ़ने की इनके लिए कोई आवश्यकता होती नहीं है, मैं आपको साफ बात बता दूं। चलिए, विच टाइप ऑफ हीटिंग इज अप्लाइड फॉर ड्राइंग पेंट एंड फाउंड्री मोल्डिंग? कौन से तरीके की हीटिंग को हम लोग यूज करते हैं पेंट को ड्राई करने में और फाउंड्री मोल्डिंग को, मतलब क्या कहते हैं, आकार बदलने में? जैसे कुछ इंडस्ट्रियां ऐसी होती है जिसमें लोहा पिघलाकर आकार बना दिया जाता है, कातिया, है ना, ऐसी टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहां ये यूज होती हैं। अब देखिए, वैसे तो अगर यहां डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होता तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग पर लगाते टिक, बट उसके अलावा एक और हीटिंग होती है जो पेंट को ड्राई करने के काम आती है, रेडिएंट हीटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर मटेरियल, अब पेंट क्या है, एक तरीके का इंसुलेटर मटेरियल है, तो रेडिएंट हीटिंग इसमें यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वेयर कैन वी यूज शेडेड पोल इंस्ट्रूमेंट? शेडेड पोल इंस्ट्रूमेंट को हम कहां यूज कर सकते हैं, ये आपका सवाल है। इंडक्शन हीटिंग बेटा इसके लिए नहीं काम आएगी, याद रखना, इंडक्शन हीटिंग इसके लिए काम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, इंडक्शन हीटिंग नहीं बेटा, पेंट्स के लिए यही काम आती है, रेडिएंट हीटिंग। शेडेड पोल को हम कहां यूज कर सकते हैं? अगर आप देखें शेडेड पोल इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल देखें तो आपको क्या नजर आता है? शेडेड पोल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, पहली चीज तो सिंगल फेज सप्लाई पे चलते हैं, और आपको याद हो शेडेड पोल मशीन भी हुआ करती थी, वो सिंगल फेज सप्लाई पे चलती थी। सेम ऐसी ये भी बेटा शेडेड पोल जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करते हैं, इसीलिए वो केवल और केवल आपका AC के लिए यूज हो सकते हैं। AC के अलावा वो किसी के लिए यूज नहीं हो सकते, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इंडक्शन प्रिंसिपल होता ही AC के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द इंटरनल बैरियर वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम डायोड डेट अपोजेस अप्लाइड वोल्टेज? जर्मेनियम डायोड का बैरियर वोल्टेज क्या है, ठीक है। तो आप जर्मेनियम का बताइएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, सिलिकॉन का मेरी तरफ से बताइएगा कि क्या होगा। देखिए, बैरियर वोल्टेज आपसे पूछा है, क्या होगा बैरियर वोल्टेज? बैरियर वोल्टेज क्या होगा? बैरियर वोल्टेज क्या होगा? बैरियर वोल्टेज क्या होगा बेटा? जर्मेनियम का बैरियर वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट। मतलब बैरियर वोल्टेज वो वोल्टेज है कि इतना तो आपको देना पड़ेगा। अगर मान लो यहां पे जर्मेनियम का डायोड लगा है तो आपको इतना वोल्टेज तो कम से कम देना पड़ेगा, तभी ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा, अदरवाइज उससे पहले कंडक्शन ये स्टार्ट करेगा ही नहीं, याद रखिएगा। सिलिकॉन की मैं बात करूं, सिलिकॉन का कितना होता है? 0.7 बैरियर वोल्टेज होता है। चलिए, तो यहां पर आंसर 0.3 हो गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कौन सी गैस पावर प्लांट को लेके क्वेश्चन है। अब आप देखिए वो कहां तक पूछने लगा, किस हद तक पूछने लगा। गैस पावर प्लांट के भी क्वेश्चंस वो पूछने लग गया है आपसे। तो पूछ रहा है कौन सी डिवाइस गैस पावर प्लांट में हीट को रिकवर करती है, किसमें से? गैसेस में से,
जो टरबाइन पर पड़ती हैं, मतलब टरबाइन पे जो गैस पड़ी होंगी वहां से जो हीट निकली होगी उस हीट को चुरा लेगी और फिर बाद में दोबारा यूज कर लेगी प्रोसेस के अंदर। तो ऐसी कौन सी डिवाइसेस है, ये आपको बोल रहा है कौन सी डिवाइसेस है। बेटा तुक्का मत लगाओ, तुक्का तो मत लगाओ कम से कम। हाँ, गैस पावर प्लांट काम क्या करता है आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा। कोई भी बच्चा आप में से जो ये बता दे कि गैस पावर प्लांट का सर ये काम है, कोई भी बच्चा आप में से जो ये बता दे कि गैस पावर प्लांट का ये काम है, मैं बड़ा खुश होऊंगा जान के अगर आप ये बता देते हैं। गैस पावर प्लांट का क्या काम है, आप में से कोई भी बच्चा बता दीजिए। यूपीपीसीएल का बेटा ये क्वेश्चन है, गैस पावर प्लांट का क्या काम है। आपको एप्लीकेशन में ये भी मिलेगा, ये भी बता दूं मैं आपको एप्लीकेशन में सब कुछ मिलेगा। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो बेटा बहुत नुकसान में हैं, मैं आपको बता दूं। ये सब चीजें आपको धीरे धीरे मिल जाएंगी। इनफैक्ट बहुत सारी चीज तो मिल गई हैं पहले से। किसी को मालूम है गैस पावर प्लांट का क्या काम है? चलो सबसे पहले बेटा आपको गैस पावर प्लांट का ही काम बता दिया जाए क्या है, फिर मैं आपको पूरा डायग्राम लेके आया हूं, मस्ती से एकदम बढ़िया तरीके से बेटा जानकारी लेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। गैस पावर प्लांट नाम से तो वैसे हमें पता चल रहा है कि गैस पावर प्लांट है तो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर ही रहा होगा, ये तो तय है। तो इधर तो बेटा हम इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं सीधा सीधा, हमें आउटपुट में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी तो मिलेगी, ये तो तय है। और इनपुट की मैं अगर बात करूं तो क्या होने वाला है यहाँ पे, इनपुट की क्या होने बेटा, इनपुट किसको चेंज करता है? ये नेचुरल गैसेस को बर्न करता है। नेचुरल गैसेस बर्न्स नेचुरल गैसेस, बेसिकली बर्न्स नेचुरल गैसेस। तो जो नेचुरल गैस होती हैं, जैसे नेचुरल गैस का एक एग्जांपल ले लो, मीथेन, उनको जलाता है, उन पर हीट देता है और हीट से फिर ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ये गैस पावर प्लांट का काम है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर गैस पावर प्लांट में पार्ट्स कौन से होते हैं, कल को आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए पार्ट्स ऑफ गैस पावर प्लांट, आप क्या जवाब देंगे कि सर ये सारे पार्ट्स होते हैं। आप लोगों के सामने सारे पार्ट्स मौजूद हैं। कंप्रेसर होता है, रीजनरेटर होता है, कंबशन चैम्बर होता है, गैस टरबाइन होता है, अल्टरनेटर होता है, स्टार्टिंग मोटर होती है। अब जो बच्चा समझदार होगा ना वो पता है क्या करेगा, इन पॉइंट्सों को नोट कर लेगा इस सेशन के बाद में, ठीक है। जो समझदार बच्चा होगा वो वेट नहीं करेगा, उसको किसी कोर्स की भी जरूरत नहीं होगी, वो यहां से नोट कर लेगा, मुझे पता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आप गैस टरबाइन के साथ, गैस टरबाइन कैसे काम करती है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला एक कंप्रेसर पार्ट होता है। कंप्रेसर में क्या होता है, हम लोग यहां पर एयर देते हैं, ठीक है, मतलब यहां कह लीजिए गैस देते हैं। हमने गैस को इधर देंगे, ठीक है, इस गैस को हम लोग देंगे। जब हम इस गैस को देंगे कंप्रेसर से पास करेंगे। पहली चीज तो कंप्रेसर रोटेटरी टाइप का कंप्रेसर होता है, गोल गोल घूमता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, कंप्रेसर में फिल्टर लगे होंगे, यहां पर अंदर फिल्टर लगे होंगे जो कि इस गैस में से डस्ट वगैरह रिमूव कर देता है। अब गैस है, गैस के साथ में एयर भी होगी, ठीक है, गैस प्लस एयर दोनों होगी, जाहिर सी बात है। एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे कंप्रेसर यहां पर फिल्टर लगा हुआ होता है, उनमें से डस्ट रिमूव कर देता है। रीजनरेटर क्या करता है, ध्यान से देखिए। ये तो कंप्रेसर हो गया हमारा, देखो कंप्रेसर के साथ में मैंने आपको बताया यहां पे फिल्टर लग रहा है। कंप्रेसर के साथ में बेटा यहां पर आपको क्या मिल रहा है, फिल्टर लगा हुआ मिल रहा है। अब यहां पर जब आपके जो गैस है आपकी, ठीक है, वो हाई प्रेशर पर टरबाइन पर पड़ती है, हाई प्रेशर में टरबाइन पर पड़ती है। गैस बड़ी तेजी से हाई प्रेशर पर टरबाइन पर मारी जाती है, बहुत तेजी से टरबाइन पे मारी जाती है। तो टरबाइन क्या होता है, घूमता है, टरबाइन घूमता है। टरबाइन जब घूमता है तो होता क्या है, बेसिकली ये जो क्या कहते हैं आपकी गैस है हाई प्रेशर वाली, इसका टेम्परेचर भी बहुत कैसा होता है, हाई टेम्परेचर होता है। तो यहां से गैस निकली हाई टेम्परेचर में, एग्जॉस्ट गैस। एग्जॉस्ट गैस मतलब कि ये वो गैस है जो हाई टेम्परेचर की गैस होगी। अब एक बात बताओ, टरबाइन घूम गया, टरबाइन घूम गया, उसने अल्टरनेटर को घुमाया, अल्टरनेटर को घुमाया तो हुआ क्या बेटा, अल्टरनेटर को घुमाया तो हुआ क्या, हमारा यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई, ठीक है। अल्टरनेटर को घुमाया तो यहां पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई, कोई इशू नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी पैदा हो गई। पर जो ये गैस निकली है, ये गैस रीजनरेटर से होकर निकलती है बाहर। और रीजनरेटर पता है क्या करता है इस गैस के अंदर, जो इस गैस की हीट है
जो इस गैस की हीट होती है वो बेटा निकाल लेता है है ना, और गैस को बाहर भेज देता है, ठीक है, और गैस को क्या कर देता है, बाहर भेज देता है, एटमॉस्फेयर में भेज देता है। तो एटमॉस्फेयर में हम गर्म गैस नहीं छोड़ेंगे ना, एक तो वैसे ही हमारा ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटा क्या करते हैं इस दौरान हम लोग गैस का, जो हमारी यहां से गैस बाहर निकलती है टरबाइन से, उसकी गर्मी को ये यूज कर लेता है, दोबारा यहां पर देखो हीट को ये निकाल लेता है और इस हीट को दोबारा गैस को गर्म करने में लगा देता है, इस हीट को दोबारा गैस को गर्म करने में लगा देता है। समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। हाँ, अभी नहीं पढ़ाया है मैंने एप्लीकेशन में पढ़ाया नहीं है, बट ये आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ये बताइए रीजनरेटर आपको क्लियर है या नहीं, या दोबारा बता दूं, ईमानदारी से बताइए। रीजनरेटर बेटा आपका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, या फिर दोबारा से बताइए, मैं बता दूंगा। बहुत आसान है ये, पूरा गैस पावर प्लांट बहुत आसान है। यहां पर आप हीट प्लस गैस करिए, ठीक है। गैस को जब आप हीट प्लस गैसेस करेंगे तो इसे आप हाई प्रेशर पे करते हुए, ध्यान से समझना, हाई प्रेशर पर करते हुए, इसे आप जब हाई प्रेशर पर करते हुए, इसे आप हाई प्रेशर पर करते हुए टरबाइन पे मारेंगे, ठीक है, टरबाइन पर मारेंगे, हाई प्रेशर करते हुए टरबाइन पर मारेंगे। टरबाइन पर मारेंगे तो होगा क्या, आपका बेटा अल्टरनेटर घूम जाएगा, अल्टरनेटर घूम जाएगा, अल्टरनेटर घूम जाएगा, अल्टरनेटर घूम जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हमारी यहाँ पर पैदा हो गई। सिंपल है कहानी, ठीक है, मस्त एकदम इलेक्ट्रिसिटी हमारी पैदा हो गई। अब क्या सुनो ध्यान से, यहां से टरबाइन से हमारा क्या हुआ बेटा, जो गैस है, जो हाई प्रेशर गैस है, ये हमारी टरबाइन पे पड़ने के बाद तो बेटा क्या हो गई, बेकार हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रीजनरेटर लेते हैं, और ये जो गैस है हम इसको यहां पर लेते हैं गैस को, ठीक है, और रीजनरेटर हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उस गैस की हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करी। रीजनरेटर क्या करता है, हमारा उस हीट को ये बेसिकली क्या करता है, ये जो काम होता है हीट प्लस गैस वाला, ये हो रहा होता है कंबशन चैम्बर में। मतलब गैस को हम हीट कहां करते हैं, कंबशन चैम्बर में, कंबशन चैम्बर के अंदर ये काम हो रहा होता है, कंबशन चैम्बर के अंदर, ठीक है। और कंबशन चैम्बर में बड़ा सिंपल है, कंबशन चैम्बर में गैस हीट हो रही होती है, तो ये रीजनरेटर हीट वहां पर दे देता है, और जो बची कुची गैस है, ठीक है, गैस में से हीट निकाल के हीट ऊपर दे दी, और जो रेस्ट गैस है वो हमारी एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। रेस्ट गैस जो है रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। समझ में आया पूरा का पूरा आपको समझ में आया बेटा आप लोग थोड़ा एनर्जी के साथ में इस चीज को बता सकते हैं, सर आया कि नहीं आया, सर इसमें टरबाइन कौन से टाइप का होता है। बड़े प्यारी बात इन्होंने कही, टरबाइन कौन से टाइप का होता है, बहुत बढ़िया इन्होंने बात पूछी है। टरबाइन बेटा, टरबाइन अपने जो नॉर्मल स्टीम टरबाइन यूज होते हैं वैसा ही टरबाइन होता है, ठीक है, स्टीम टरबाइन। और बेटा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, इतना कौन बता रहा है बेटा आपको, इतना कोई अपने सेशन में नहीं बता रहा। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को बेटा शेयर कर लिया करो, टाइम पर आ जाया करो, ये सारी चीजों का रिक्वेस्ट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो क्लियर है तो बेटा फटाफट से दिल बना के बता दो, क्लियर है तो फटाफट से दिल बना के बता दो, ईमानदारी से फटाफट से बेटा दिल बना के बता दो। समझ में आया, ये वही कंबशन चैम्बर की बात कर रहा है। इसमें क्या होता है हमारा, ठीक है, एयर, इतना सब छोड़ो, एयर प्लस हीट। यहां पर एयर का मतलब हो गया बेटा गैस, मतलब गैस और एयर का मिक्सचर होता है ना, और गैस में मोस्टली क्या रहता है, मीथेन। इन दोनों को हीट करते हैं कंबशन चैम्बर में, ठीक है, और फिल्टर भी लगे रहते हैं यहाँ पे। चलो आगे चलें कि नहीं, चलिए, ये गैस टरबाइन है बेटा, ठीक है ना, ये गैस टरबाइन है, यहाँ पे पड़ती है गैस, एकदम से घूम जाता है टरबाइन और इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर टू वेक्टर, चलो ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हैं, हैविंग सेम और अपोजिट डायरेक्शन, इनका एक सेम भी डायरेक्शन है और अपोजिट डायरेक्शन भी है। व्हाट आर दे सेड, इन्हें क्या कहेंगे। अब देखिए मैथ्स का एक तरीके से क्वेश्चन है, पर है वेक्टर का। वेक्टर आपने पढ़ा था आज से, कब आपने वेक्टर पढ़ा था बेटा, आज से लगभग 7वीं 8वीं क्लास में शायद वेक्टर पढ़ लिया था, है ना। चलो बट कोई बात नहीं है, दोबारा से रिपीट करा देंगे। बताइए फटाफट से,
दो वेक्टर हैं यदि और समान या विपरीत दिशा वाले दो सदिश हों तो वे क्या कहलाते हैं? बताइए। समान हो और अपोजिट हो तो वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे ये बताइए। क्या कहलाएंगे? पोजीशन वेक्टर कहलाएंगे, सुमित गुप्ता कह रहे हैं। और कोई अपना जवाब दे। सोच के बोलिएगा क्या कहलाएंगे, सोच के बोलिएगा बेटा, मजा तभी आएगा जब सोच के बोलेंगे आप। कोलिनियर वेक्टर, कृष्ण कुमार बघेल ने कहा कोलिनियर वेक्टर। अच्छा भाई, भारती ने भी कोलिनियर कहा। चलो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए एक आपका वेक्टर ए है, ठीक है, ये मान लीजिए वेक्टर बी है, ये मान लीजिए वेक्टर बी है, ठीक है, और ये वेक्टर आपका सी है, ये वेक्टर सी है आपका, ठीक है, और ठीक, तो आपका बेटा ये मान लिया हमने वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ठीक है। चलिए अब इसमें कह रहा है ए और बी वेक्टर सेम है या सेम है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में है। किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक वेक्टर यहां पर और बना लेता हूं, डी वेक्टर बना लेता हूं यहां पर, मान लीजिए मैं डी वेक्टर बना लेता हूं। तो देखो ये ए और डी वेक्टर दोनों सेम भी हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम मान के चलेंगे आप, है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में भी है। ऐसे वेक्टरों को कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। कौन से वेक्टर बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। कौन से वेक्टर बोलते हैं बेटा? कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर हम लोग इसे बोलते हैं। सेम मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में भी है। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या सी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होगा? क्या सी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होगा? ये बताइए, क्या सी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होगा? क्या सी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होगा? देखिए ध्यान से, ए वेक्टर और डी वेक्टर मेरे कोलिनियर हैं, सी वेक्टर और डी वेक्टर भी मेरे कोलिनियर हैं, क्योंकि देखो अपोजिट तो हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो ए सी डी तीनों वेक्टर मेरे कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। तीनों मैडम ने पढ़ाया नहीं, तुमने भी नहीं पढ़ा, मैडम से तो तुमने भी नहीं पढ़ा, छठवीं सातवीं ने मैडम ने पढ़ाया होगा, अरे पर तुम मैडम को ही देखते रहे होगे और तुमने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोलिनियर वेक्टर होते हैं, ये एग्जाम्पल बना लीजिएगा कोलिनियर वेक्टर के, ठीक है, एग्जाम्पल बना लीजिएगा कोलिनियर वेक्टर के। अच्छा अब आपका बेटा मान लीजिए इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं बताइए? सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। अगर ये वेक्टर है तो आपका मान लीजिए वो इक्वल वेक्टर में आएगा। जैसे कि इक्वल वेक्टर का एग्जांपल ले लो यहां पर बेटा, इक्वल वेक्टर कौन से नजर आ रहे हैं आपको यहां पे? बताइए इक्वल वेक्टर कौन से नजर आ रहे हैं? कोलिनियर का मतलब पैरेलल भी होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये आप अगर बता रहे हैं तो आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर ए और सी वेक्टर मेरे इक्वल वेक्टर है, ए और सी वेक्टर मेरे इक्वल है, कोलिनियर भी है इक्वल भी है। हाँ तो कोलिनियर में लिखा ना बेटा मैंने, ए बार और सी बार लिखा ना मैंने कोलिनियर में, ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट? कोलिनियर में मैंने लिखा आपको ए और सी बार। चलिए तो ध्यान से यहां पर देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आपको बेटा कोलिनियर के बारे में बता दूं, कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में यहां पर थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि देखो आपका पेपर बेटा तभी निकलेगा जब आप चीजों को थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। वेक्टर्स
which are vectors which are parallel to the same line, ठीक है, parallel to the same line which are irrespective of, कर दीजिए, irrespective of magnitude and direction, ठीक है, या सिंपल आप वेक्टर विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कुछ डेफिनेशन जमी या और इजी वाली दे दूं? इजी वाली दे दूं क्या? इजी वाली डेफिनेशन दे दूं? इजी वाली थोड़ी सी डेफिनेशन दे दूं? चलो इजी वाली डेफिनेशन देता हूं। वेक्टर्स which having same direction, same or opposite direction, वेक्टर विच इज हैविंग सेम और अपोजिट डायरेक्शन, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। तो जो ये वेक्टर्स हैं जिसमें सेम या अपोजिट डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, अब जैसे ए है, सी है, इनका सेम डायरेक्शन भी है, अपोजिट डायरेक्शन भी है, ठीक है, सेम डायरेक्शन भी है, अपोजिट डायरेक्शन भी है, ठीक है, बट क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड, बट सेम मैग्नीट्यूड, वो क्या कहलाएगी? कोलिनियर वेक्टर कहलाएगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कितनी होती है? सेमीकंडक्टर में कितनी एनर्जी गैप होती है, ये बताइए, कितनी एनर्जी गैप होती है? एनर्जी गैप की अगर बेटा बात करें ना, 0 डिग्री केल्विन पर बात करें एनर्जी गैप की, तो लगभग आपकी 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए होती है, और 0.85 है ना, 0.85 या 0.785, आई थिंक 785 ना, 0.785 आपकी बेटा जर्मेनियम के लिए होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी एनर्जी गैप रहती है 0 डिग्री केल्विन पे। समझ में आ गया? चलो, तो यहां पर हमारा क्या बन गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन के हिसाब से बैठेगा। ये बताइए, कॉइल स्पैन फैक्टर बताइए क्या होता है? कॉइल स्पैन फैक्टर क्या होता है? कॉइल स्पैन फैक्टर मतलब पिच फैक्टर भी बोल सकते हैं आप इसे, पिच फैक्टर भी बोल सकते हैं। और पिच फैक्टर क्या होता है? केपी क्या होता है? कॉस एन अल्फा बाय 2, ये हमारा पिच फैक्टर होता है, जिसमें अल्फा क्या होता है बेटा? आपका कॉर्डिंग एंगल होता है, कॉर्डिंग एंगल। और कॉर्डिंग एंगल क्या होता है? जिससे हमारी शॉर्ट रहती है वाइंडिंग, ठीक है, मतलब हमारी फुल पिच वाइंडिंग कितने एंगल से शॉर्ट रहेगी, ये होता है हमारा कॉर्डिंग एंगल। क्लियर है? अब बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या रहेगा? क्या इसका आंसर रहेगा? सोच के बताइए बड़े। कॉस एन अल्फा बाई 2, इसका आंसर क्या रहेगा? सोच के बताइए। 48 स्लॉट्स है, कॉइल स्पैन इज 120 डिग्री। अब देखिए बड़े ध्यान से, यहां पे बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे, ये एन है, ठीक है, ये मान लीजिए फुल पिच कॉइल है मेरी पूरी, ये फुल पिच कॉइल है, ठीक है, ये फुल पिच कॉइल है, और यहां पर मेरा ये 120 की डिग्री पर मेरी कॉइल स्पैन कह रहा है कॉइल का स्पैन कितना है? 120 डिग्री। तो जाहिर सी बात है यहां पे अल्फा एंगल क्या होगा? अच्छा, फुल पिच कॉइल की डिग्री कितनी होती है? 180 डिग्री। तो अल्फा एंगल क्या होगा मेरा यहां पर? 180 डिग्री माइनस 120, मतलब कि 60 डिग्री, क्योंकि हमारी फुल पिच कॉइल का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो केपी क्या हो गया? कॉस एन अल्फा। एन क्या होता है? नंबर ऑफ हार्मोनिक्स,
और वो यहां पर दी नहीं हुई है क्वेश्चन में, तो हम 1 लेके चलेंगे, ठीक है। तो अल्फा कितना हो गया 60/2, मतलब cos 30, और ये कितना आया cos 30 कितना आएगा 0.866 विल बी द राइट आंसर। आया कि नहीं आया बेटा, ये बताओ फटाफट से, आया कि नहीं आया डियर, ये बताइए। क्लियर है, 0.866 क्लियर है यहां पर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शंस फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ 3-फेज ट्रांसफार्मर इज नॉट पॉसिबल। कौन से कनेक्शंस पॉसिबल नहीं है, किसके लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए 3-फेज ट्रांसफार्मर में कौन से कनेक्शंस पॉसिबल नहीं है। डेल्टा स्टार पॉसिबल नहीं है, क्या ऐसा नहीं हो सकता ये डेल्टा स्टार हो सकता है। ओपन डेल्टा हो सकता है, जिसको वीवी कनेक्शन भी बोलते हैं, और ये कितने परसेंट, ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के तौर पे ये कितने परसेंट काम करता है, 57.7% ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के कंपैरिजन में काम करता है। मतलब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन अगर 100 घरों को सप्लाई दे रहा होगा तो ओपन डेल्टा 57.7% घरों को सप्लाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए ओपन स्टार कोई कनेक्शन होता है, ओपन स्टार कभी तुमने सुना है, स्टार डेल्टा सुना है, ओपन स्टार कोई कनेक्शन नहीं होता। सी ही सही जवाब है क्योंकि हमें नॉट पूछा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज आर द फर्स्ट रेट ऑफ पॉल्यूटर। इनमें से कौन से फर्स्ट रेट ऑफ पॉल्यूटर है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कराते हैं कौन है, इनमें से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कराने वाले कौन है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, स्प्रे पेंटिंग, स्प्रे से जो पेंट होता रहता है, ऑटोमोबाइल्स या इंडस्ट्रीज, कौन है सबसे ज्यादा ये कराने वाला, लॉसेस कराने वाला, बताइए फटाफट से। सबसे ज्यादा लॉसेस कराने वाला, ये पॉल्यूशन कराने वाला कौन है, कौन है इनमें से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कराने वाला, बताइए यार। कम से कम इसका तो जवाब दो थोड़ा सा। देखो हर क्वेश्चन आप सोचो कोर्स में मिलेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चनों में बेटा आपको वहां पे कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। हो सकता है लगाते समय वो गलती हो जाए, बट आपको थोड़ा सा सोच के भी काम करना पड़ेगा कभी कभी, तो ये तो है आपको। रोहित डी, भारतीय ऑटोमोबाइल, अच्छा बेटा ऑटोमोबाइल इज द राइट आंसर। याद रखिएगा ऑटोमोबाइल तो हर जगह है। अरे एक बात बताओ, इंडस्ट्री में पॉल्यूशन हो रहा है मैं मानता हूं, पर इंडस्ट्री हर घर में तो नहीं है, ऑटोमोबाइल तो हर घर में है। हर घर में किसी 2-2 3-3 गाड़ियां तो सबके पास होंगी, गारंटी है 2 स्कूटी होंगी चाहे भले, पर ऑटोमोबाइल सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट फैलाते हैं। इंडस्ट्री तो भैया फिर भी जो है हमारी एक शहर में 10 इंडस्ट्री होंगी, पर एक शहर में जितने भी घर हैं हर घर में गाड़ी तो होगी, समझिए। क्वेश्चन है बड़ा प्यारा, कंडक्टिविटी फाइंड करनी है सेमीकंडक्टर की। कंडक्टिविटी का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का बेटा फॉर्मूला याद रहा होगा तो कर लोगे, सिग्मा होता है। और कैसे दिया जाता है बेटा वो फॉर्मूला, Q इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन पी म्यू पी। ठीक है, Q क्या है बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है कूलम, और Ni क्या है हमारा कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की, P क्या है कंसंट्रेशन होल का, म्यू क्या है मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की, म्यू क्या है होल का हमारा मोबिलिटी है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर कंसंट्रेशन दी हुई है, इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन ये दी हुई है हमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें यहां पर Q पता ही है 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और N क्या है, Ne और Np। अच्छा N इन्होंने सेम दिया हुआ है, होल और इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन सेम दी है 6 इंटू 10⁻18। तो एक काम करता हूं मैं यहां से इसे कॉमन ही ले लेता हूं, जब दोनों सेम दिए हैं तो 6 इंटू 10⁻+18 और म्यू ई प्लस म्यू पी कर देता हूं। तो म्यू ई कितना है 2 मीटर स्क्वायर प्लस बाय वोल्ट सेकंड। अच्छा एक चीज बड़े ध्यान देने योग्य है यहां पे कि म्यू की यूनिट पूछ लेता है तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड होती है, याद रखना, कईयों बार पेपरों में पूछी गई है। तो 2 + 0.1। अब फटाफट से बस बेटा इसे सॉल्व कर दो, इतना तो
कर ही सकते हो, सॉल्व तो कर ही सकते हो। देखा जाए तो ये कितनी हो जाएगी, देखा जाए तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, ये आपकी हो जाएगी ये आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक। ये 2.1 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बन जाएगी बेटा आपका 16 इंटू 6 इंटू 2.1 अपॉन 100 जो भी है। आप इसे सॉल्व करके जल्दी से बताएं। लगभग 96 और 2 लगभग ये बैठेगा बेटा आपका 2 पॉइंट मतलब 20 समथिंग में 200 समथिंग करके आ रहा है, तो ये 2.0 समथिंग बैठेगा। ए आ रहा है क्या, ए आ रहा है क्या, देखना ए आ रहा है क्या आंसर, ए आंसर है क्या, जल्दी से बताइए ए आंसर है क्या, ए आंसर है क्या, जल्दी से बताओ ए आंसर है क्या, जल्दी से बताइए ए आंसर है क्या बेटा। अच्छा ट्रेन में है, चलिए बाकी के लोग बेटा ए आंसर ही है, एक बार बस कंफर्म कर लो। थोड़ा सा ए आंसर ही लगा, 200 समथिंग आ रहा था इसलिए मैंने ए लगा दिया, ठीक है। अरे भाई 16 छक्के 96, 96 इंटू 2 कर दो, वो समथिंग 200 में जाएगा समथिंग, ठीक है, सीधा सीधा 200 यही आएगा आंसर, ठीक है 2.06। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल नॉट लोअर द सॉइल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल एट अर्थिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा कदम अर्थिंग पॉइंट पर मिट्टी प्रतिरोध को कम नहीं करेगा, मतलब मिट्टी की प्रतिरोध को कम नहीं करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनमें से कौन सा पॉइंट जो सॉइल का प्रतिरोध है उसे कम नहीं करेगा, कौन सा पॉइंट सॉइल के प्रतिरोध को कम नहीं करेगा, ये पूछ रहा है। कम नहीं करेगा, कौन सा पॉइंट ऐसा है जो सॉइल के प्रतिरोध को कम नहीं करेगा, बताइए। सॉइल के प्रतिरोध को कम नहीं करेगा, कौन सा पॉइंट ऐसा है। देखो, आप गड्ढे का साइज बड़ा कर दोगे, सॉइल का रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, और कम हो जाएगा। आप इलेक्ट्रोड एरिया, मतलब आपने गड्ढे का साइज बड़ा किया, आप इलेक्ट्रोड को और बड़ा कर दो, एरिया इलेक्ट्रोड को चौड़ा कर दो। अब आप खुद बताओ, इलेक्ट्रोड का एरिया बड़ा करोगे तो रेजिस्टेंस कम नहीं होगा, सीधा सीधा कम होगा। केमिकल ट्रीटमेंट, कोल प्लस सॉल्ट आप कर दीजिए, तो एक तरीके का केमिकल ट्रीटमेंट ही तो है हमारे सॉइल का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। पर कनेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड इन सीरीज, आप सीरीज में कई इलेक्ट्रोडों को कनेक्ट कर लो, ये कोई बात नहीं होती, ये कोई ऐसा रीजन नहीं है कि जिससे हमारा रेजिस्टेंस कम हो सके। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये कोई हमारा रीजन नहीं है। चलिए, वॉट विल बी द ईएमएफ इक्वेशन व्हेन सिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटिंग इन लीडिंग पावर फैक्टर। इनमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो सिंक्रोनस मोटर के लीडिंग पावर फैक्टर को बता सके। यहां पे हर जगह जो आर ए लिखा है वो बेटा एक्स ए है, ठीक है ना, वो एक्स ए है, ये मिसप्रिंट है, ये एक्स ए है यहां पर। अब आप बताइए, इनमें से कौन सा ईएमएफ इक्वेशन सिंक्रोनस मोटर के लीडिंग पावर फैक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, बताइए। लीडिंग पावर फैक्टर के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा इसमें ऑप्शन है, बताइए। लीडिंग पावर फैक्टर पर याद रखिए, जो हमारा ईएमएफ होता है टर्मिनल का, वो ज्यादा होता है आपके जो टर्मिनल वोल्टेज से। मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं, सिंक्रोनस मोटर में जो अंदर ईएमएफ पैदा होता है वो ज्यादा होता है टर्मिनल वोल्टेज से। तो होता क्या है, ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, तो देखो प्लस तो सब में है, माइनस होगा तो क्या होगा, कम हो जाएगी वैल्यू, माइनस होगा तो कम हो जाएगी। इसका मतलब आंसर इन्हीं में से एक होने वाला है, या तो बी होगा आंसर या फिर आंसर सी होगा। अब यहां पे एक चीज देखने की है कि ये माइनस इन्होंने यहां पर दे दिया है, और यहां पे प्लस है। बेटा याद रखना, ईएफ जो होता है वो होता है आपका वी टी कॉस फाई माइनस आई ए आर ए स्क्वायर
प्लस वी टी साइन फाई प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए एक्स ए स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा बेटा किस में जाएगा आपका अंडर रूट में, ये पूरा का पूरा आपका किस में जाएगा बेटा अंडर रूट में। ठीक है, ये आपका लीडिंग पावर फैक्टर पे, अगर मान लो ये लैगिंग पे होता, अगर मान लो ये लैगिंग पे होता, मान लो ये लैगिंग पे होता, मतलब कुल मिला के आपका आंसर कौन सा है बेटा, बॉम्बे इज द राइट आंसर। और अगर आपका मान लीजिए लैगिंग पे पूछता, ये मान लीजिए लैगिंग पे आपका पूछता, तब क्या आंसर होता, तब क्या आंसर होता आपका लैगिंग पे अगर ये पूछ लेता तो। लैगिंग पे पूछता तो यहां तो माइनस, देखिए पहली चीज यहां तो माइनस होता ही होता और यहां पर भी माइनस होता, याद रखना, मतलब आपका बी ऑप्शन डी ऑप्शन ये लैगिंग के लिए बन जाता, ये लैगिंग के लिए बन जाता। ठीक है, लैगिंग लोड के लिए ये बन जाता, दिमाग में डाल लीजिए इस चीज को, ये लैगिंग लोड के लिए आपका कवर हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ डू इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्क, इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैसे वर्क करता है। देखो प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपके मोबाइल में भी लगा हुआ है, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो आपका ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है आपका, ये मोबाइल को मैं कान पे लगा लेता हूं तो आपने देखा होगा बंद हो जाता होगा, कॉलिंग करते हो आप कान पे लगा लोगे तो बंद हो जाएगा, कान से हटा लोगे तो ये जलने लगेगा, ऐसे करके होता है। यही प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है मोबाइल का, याद रखिएगा, यही प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। तो ये क्या करता है डिटेक्ट, कहीं ना कहीं प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या डिटेक्ट करता है, क्या डिटेक्ट करता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, बाय कन्वर्टिंग द मूवमेंट ऑफ पर्सन और थिंग, ये पर्सन के मूवमेंट को उसके भांप लेता है, उसी को कन्वर्ट करके ये काम करता है। ठीक है, तो बाय कन्वर्टिंग मूवमेंट ऑफ पर्सन और थिंग, यही इसका काम है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। व्हाट फिजिकल चेंज विल हैपन टू द एनोड ऑफ लेड एसिड बैटरी ऑन चार्जिंग। देखो किसी भी लेड एसिड बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे कलर तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भाई चार्जिंग के दौरान कलर क्या रहता है और डिस्चार्जिंग के दौरान कलर क्या रहता है, ये बहुत अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। ये लिख लीजिए आपको, लेड एसिड सेल में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है ना, कलर। तो अगर लेड एसिड सेल में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की मैं बात करूंगा, कलर की मैं बात करूंगा, ठीक है, मान लो डिस्चार्ज, मैं पहले चार्जिंग की बात कर लेता हूं, है ना, चार्जिंग की मैं बात कर लेता हूं, तो चार्जिंग के दौरान कलर क्या रहेगा, ठीक है, चार्जिंग के दौरान कलर क्या रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, तो जो मेरी पॉजिटिव प्लेट है और मेरी नेगेटिव प्लेट है, याद रखिएगा, ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि कलर को क्या हो जाता है। किसी को भी आइडिया चार्जिंग के दौरान पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट को क्या हो जाता है, ये बेटा PbO2 में कन्वर्ट हो जाता है, लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और नेगेटिव प्लेट मेरी Pb में कन्वर्ट हो जाती है, लेड में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो बेसिकली PbO2 का कलर होता है, ये मेरा डार्क ब्राउन चॉकलेट जैसा कलर होता है। वो आपने खाई है आजकल, तो अभी चॉकलेट डे वगैरह भी है, कौन सी तारीख में है चॉकलेट डे, चॉकलेट डे वगैरह भी है, तो आप लोग देते होंगे, बॉर्बन चॉकलेट वगैरह आती है जो डार्क कलर की होती है, डार्क चॉकलेट ब्राउन, डार्क चॉकलेट ब्राउन, ठीक है। तो वो क्या होता है बेटा, ये जो कलर होता है डार्क चॉकलेट ब्राउन, ये बेसिकली क्या है आपका कलर है पॉजिटिव प्लेट का, ठीक है, डार्क चॉकलेट ब्राउन, हाँ, है ना, और ये लेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव प्लेट जो है। अच्छा, पॉजिटिव प्लेट को ही बेटा हम लोग यहाँ पे एनोड बोलते हैं और इसको कैथोड बोलते हैं, तो ये भी कंफ्यूज मत करिएगा। अब आइए डिस्चार्जिंग के दौरान, डिस्चार्जिंग के दौरान की बात सुन लो, क्योंकि डिस्चार्जिंग के दौरान भी आपसे बेटा पूछी जाती है ना, डिस्चार्जिंग के दौरान की भी बात पूछी जाती है। क्लियर है इतना पॉइंट सभी को। चलो, तो ये दोनों जो प्लेटें हैं डिस्चार्जिंग के दौरान, ये लेड सल्फेट बना लेती हैं, क्या बना देती हैं, लेड सल्फेट। आपने देखा होगा डिस्चार्जिंग के बाद में सफेद सफेद रंग की हो जाती हैं आपकी प्लेटें, आपकी प्लेटें कैसी हो जाती है, व्हाइट रंग की हो जाती है, वो व्हाइट रंग इन्हीं का होता है, ठीक है। तो वो इश्क का रंग सफेद पिया, है ना, ऐसे करके कुछ गाना है ना, ऐसी याद रखना, डिस्चार्जिंग के बाद भी जो रंग है वो बेटा सफेद ही होता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, चलिए अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो अच्छी बात है, इसीलिए तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसीलिए
हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्वेश्चंस बेटा इधर से उधर ही घूमते हैं, क्वेश्चन कोई बहुत खास नया नहीं बनता, सारे क्वेश्चन इधर से उधर ही घूमते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेड सल्फेट बनाता है डिस्चार्जिंग के दौरान और ये व्हाइट कलर का होता है। चलिए, वेरी गुड। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया, लेड एसिड सेल बैटरी में क्या होता है, एनोड पर बेटा हमारा एनोड हमारा चॉकलेट ब्राउन हो जाता है ना। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए, what are the inputs for NOR gate for which output will be 1? NOR गेट के लिए इनपुट क्या होगा जिस पे आउटपुट 1 हो, बताइए। जिस पर आउटपुट बेटा क्या हो, 1 हो, जिस पर आउटपुट 1 हो, NOR गेट के लिए इनपुट क्या होगा, मतलब NOR गेट पे हमने ऐसा क्या दिया हो कि यहां पर आउटपुट 1 हो, बताइए क्या दिया हो हमें NOR गेट पे। यहाँ पे देखो, जब आप NOR गेट का आउटपुट की बात करते हैं तो x प्लस वाई का बार की बात करते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर 0 और 0 देंगे तो 0 प्लस 0 आपका क्या रहता है, 0, और 0 का बार क्या हो गया बेटा 1, 0 का बार क्या हो गया 1। तो कुल मिला के आपको 0 0 देंगे तभी क्या होगा बेटा, 0 0 देंगे तभी क्या होगा, आपका आउटपुट 1 आएगा। आपका आउटपुट बेटा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, आपका आउटपुट 1 आएगा। चलिए, ट्रिकल चार्जिंग, फटाफट से देखिए, ट्रिकल चार्जिंग या फिर कौन सी चार्जिंग कहते हैं, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज शेड बी प्रोवाइडेड टू कंटिन्यूअसली टू ट्रिप कॉइल बैटरी। फटाफट से इसका आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए बताइए, what type of charge should be provided continuously to trip coil battery to maintain its voltage? ट्रिप कॉइल बैटरी सर्किट ब्रेकर के लिए ये बात हो रही है। ट्रिप कॉइल बैटरी मतलब कौन सी बैटरी, सर्किट ब्रेकर के लिए जो बैटरी है को वोल्टेज बनाए रखने के लिए किस प्रकार का चार्ज लगातार प्रदान किया जाना चाहिए, किस प्रकार का चार्ज लगातार प्रदान किया जाना चाहिए, बताइए किस प्रकार का चार्ज लगातार प्रदान किया जाना चाहिए। प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली, लगातार देते रहना चाहिए बैटरी को, बताइए, ताकि उसके वोल्टेज बने रहें। ट्रिकल चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग बेटा एक लेस वैल्यू ऑफ करंट हम इसमें देते हैं, लेस वैल्यू ऑफ करंट कंटिन्यूअसली देते रहते हैं ट्रिकल चार्जिंग के अंदर, ठीक है। लेस वैल्यू ऑफ करंट हम ट्रिकल चार्जिंग के अंदर कंटिन्यूअसली देते रहते हैं, ठीक है। लेस वैल्यू ऑफ करंट ट्रिकल चार्जिंग के अंदर हम कंटिन्यूअसली देते रहते हैं ताकि उसका बैटरी का वोल्टेज बना रहे, ठीक है। इसी प्रोसेस को ट्रिकल चार्जिंग बोलते हैं। विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल हैव ससेप्टेबिलिटी वैल्यू ऑफ ऑर्डर -10⁻⁻⁴ से, ये कह रहा है कि कौन से मटीरियल की ससेप्टेबिलिटी। अब देखिए, आपके एप्लीकेशन में अगर आप देखोगे ना तो ये ससेप्टेबिलिटी की वैल्यूज वगैरह सब आपको बताई गई हैं कि ताकि ये आपको याद हो जाए, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड डेटा तो है ही है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ससेप्टेबिलिटी बताइए, हाँ, लेस वैल्यू ऑफ करंट फॉर द लॉन्ग टाइम, बिल्कुल यही ट्रिकल चार्जिंग होती है, वेरी गुड, ठीक है। लेस वैल्यू ऑफ करंट फॉर द लॉन्ग टाइम। अब देखो यहां पर ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव में है, मैं तो कह रहा हूं आपको अगर वैल्यू याद भी नहीं हुई हो तो भी आप पता है इसको लगा सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि वैल्यू यहां पर नेगेटिव में है। अब वैल्यू नेगेटिव में है, ससेप्टेबिलिटी की कौन से मटेरियल की होती है, डायामैग्नेट की, सिंपल है, डायामैग्नेट की वैल्यू नेगेटिव में होती है। What is the average lumen per watt for incandescent lamp? incandescent lamp के लिए एवरेज ल्यूमेन पर वॉट या कह लो एफिशिएंसी क्या है बेटा। ल्यूमेन पर वॉट क्या होती है, एफिशिएंसी तो होती है। ल्यूमेन पर वॉट क्या होती है, एफिशिएंसी तो होती है। अब आपको ये बेटा चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि पेपर में ये सब आपको पूछेगा। देखिए ध्यान से, यहां पर इनकैंडिसेंट बल्ब की बात कर रहा है, एफिशिएंसी क्या होती है। पहले तो मैं आप ही लोगों से जवाब चाहूंगा। एक तो सबसे घटिया एफिशिएंसी बेटा इसी की होती है, सबसे घटिया एफिशिएंसी इसी की होती है। सबसे हाई एफिशिएंसी किसकी होती है वो भी बताइएगा, वो भी बताइएगा बेटा। आपके फैक्ट बेस्ड में है ये क्वेश्चन, आपके फैक्ट बेस्ड लेक्चर्स में ये है, ठीक है। बताओ
फ्लोरोसेंट बल्ब, अच्छा साहब। ये बताइए इनकैंडिसेंट लैंप का बताइए मुझे आप, इनकैंडिसेंट लैंप का मुझे आप बताइए एफिशिएंसी कितनी होगी। सबसे घटिया एफिशिएंसी बेटा इसी की होती है, इनकैंडिसेंट लैंप की, याद रखिएगा, ठीक है। कितनी होती है? 8 से 18 ल्यूमेन पर वॉट, ये आपकी एफिशिएंसी होती है, 8 से 18 ल्यूमेन पर वॉट। बॉम्बे इज द राइट आंसर। सोडियम वेपर लैंप, याद रखना, सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप की मैं अगर बात करूं 175 तक एफिशिएंसी जाती है इसकी, 175 तक, 175 ल्यूमेन पर वॉट पर एफिशिएंसी जाती है। और वो भी कौन से? लो प्रेशर वाले की। हाई प्रेशर वाले की इतनी भी नहीं होती है, हाई प्रेशर वाले की इतनी नहीं होती, हाई प्रेशर वाले की आपकी ज्यादा से ज्यादा 120 रहती है। सोडियम वेपर लैंप जो हाई प्रेशर वाला होता है उसकी 120 ही रहती है मैक्सिमम एफिशिएंसी, याद रखिएगा। जो सबसे ज्यादा होती है वो लो प्रेशर के सोडियम वेपर लैंप की एफिशिएंसी होती है। क्लियर है पॉइंट यहां पर? यहां नहीं बेटा बच्चे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब डेटा बेटा लिखने लायक है और आप सब लोगों से बेटा यही कहूंगा कि आप लोग शेयर किया करिए सेशंस। आप लोगों का फ्री पूरा आरआरबी जेई और यूपीपीसीएल जेई के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले तो बेटा आपके वो खत्म किए जा रहे हैं और इनको आप लोग बेटा पूरा का पूरा यूट्यूब पर देख सकते हैं शुरू से लास्ट तक, ठीक है। 9:30 बजे आपका बैच चल रहा है, थ्योरी का वाला बैच है, जरूर देखा करिए, टाइम पे आ जाया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए? कौन सी नहीं है बेटा? फ्लड लाइटिंग में यूज होता सोडियम वेपर लैंप है। अच्छा चलिए, कौन विच इज नॉट ट्रू अबाउट एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन? इनमें से एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या बात सही नहीं है? क्या बात सही नहीं है? देखो यार, यहां पर बी ऑप्शन देखो, सबसे ज्यादा गलत ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई डीसी वोल्टेज। यार डीसी वोल्टेज के साथ में समस्या ही सबसे बड़ी ये है कि हाई वोल्टेज हमारा जनरेट ही नहीं हो पाता है, हाई वोल्टेज हमारा जनरेट ही नहीं हो पाता। इनफैक्ट 650 से ऊपर वोल्टेज हमारा पैदा ही नहीं हो पाता, हाई वोल्टेज हमारा 650 से ऊपर, ठीक है। चलो ये दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, क्या? नहीं, एसी पावर ट्रांसमिशन के लिए क्वेश्चन है, एसी पावर ट्रांसमिशन के लिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एसी पावर ट्रांसमिशन के लिए क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से आप सभी बच्चे। बताइए इनमें से क्या सही नहीं है एसी पावर ट्रांसमिशन के लिए? क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है बताइए फटाफट से, क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है एसी पावर ट्रांसमिशन के लिए? लार्ज बैटरी से हम प्रोड्यूस करें क्यों? लार्ज बैटरी का खर्चा बहुत होता है, हम ये सब करेंगे नहीं ना लार्ज बैटरी लगा के। हम ऐसा नहीं है बेटा कि लार्ज बैटरी से डीसी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अरे लार्ज बैटरी से कोई तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, उल्टा तुम स्टोर करके दे रहे हो। भाई ये कोई प्रोडक्शन थोड़ी होता, बैटरी कोई प्रोड्यूस थोड़ी करती है वोल्टेज, बैटरी तो स्टोर करके रखती है, उसी को आप बना के दे रहे हो। चलिए क्या है एसी पावर ट्रांसमिशन का, अगर हम लोग बात करें क्या चीज ट्रू नहीं है एसी पावर ट्रांसमिशन में? एसी पावर ट्रांसमिशन के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी ट्रांसमिशन लाइन इज लेस कॉम्प्लिकेटेड देन डीसी ट्रांसमिशन लाइन। ये बात बिल्कुल गलत है, उल्टा एसी ट्रांसमिशन लाइन कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। अरे कॉम्प्लेक्स तो होगा ही ना, जब आर वाई बी 3 फेज होंगे, फिर अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंच गए तो एक न्यूट्रल की या अर्थ की जुगाड़ करनी पड़ेगी। डीसी ट्रांसमिशन लाइन में ये कोई लफड़ा ही नहीं होता। डीसी ट्रांसमिशन लाइन में ले दे के 2 ट्रांसमिशन लाइन होती है, एक वायर नंबर 1 वायर नंबर 2, 2 से ज्यादा वायर नहीं होंगे डीसी के अंदर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए क्लियर है इतना पॉइंट, आगे चलते हैं। Why is the cell of lead acid battery? Why is the cell of lead acid battery constructed with multiple number of plates? All the positive plates are joined together and all the negative plates are joined together. ऐसा क्यों होता है कि lead acid cell battery को हम कई प्लेटों से बनाते हैं और
पॉजिटिव प्लेटों को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, नेगेटिव प्लेटों को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहा है सवाल में, सोच के बताइए ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे लॉजिक है, अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो कर पाओगे, नहीं क्लियर है तो नहीं कर पाओगे। 100 बात की सीधी सी एक बात है बेटा। बताऊंगा, फटाफट से बताइए। बताइए, किसी को भी यहां पर क्लियर है तो बता सकता है। मिनिमाइज इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा, और किसी को, किसी और के लिए कोई और भी बेटा बता सके, अच्छे से सोच के बताइएगा आंसर। और बेटा लाइक करना भूल जाते हो सेशन, मुझे लग रहा है आप, है ना। डी आंसर दिया है सबने। ए आंसर दिया है प्रतीक ने। चलिए आ रहा, ध्यान से देखिए, जब हम लोग नंबर ऑफ प्लेट्स की संख्या बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ प्लेट्स जब हमारी इंक्रीज कर जाती है, तब याद रखिए सबसे पहला जो चीज बढ़ती है वो बढ़ती है आपकी कैपेसिटी ऑफ सेल, कैपेसिटी ऑफ बैटरी। याद रखिएगा सबसे पहले तो बेटा ये बढ़ती है, यहाँ कैपेसिटी ऑफ सेल बढ़ती है। कैपेसिटी क्या होती है, मान लो आपकी 2000 mAh की बैटरी है, वो 2000 से 4 mAh दे देगी, मतलब ज्यादा चल सकती है, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सबसे पहला तो रीजन ये है कि कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर क्या होता है, अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं एरिया ऑफ प्लेट बढ़ाऊंगा तब मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मेरा क्या होता है, रिड्यूस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है, मतलब कि एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा। ठीक है, यहां पर यह सीधा सीधा कंसेप्ट चलता है। हालांकि अब यहां पर पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन देखिए, टू मिनिमाइज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टू रिड्यूस द प्लेट साइज। ठीक है, टू ओनली रिड्यूस द इंटरनल रेजिस्टेंस, टू मिनिमाइज द इंटरनल, ओनली टू रिड्यूस द प्लेट साइज। ये देखिए यहां पर क्या ऑप्शन बैठेगा। अब बड़ा ही इसमें ऑप्शन लगाने का बड़ा ही खेल है। विद द मल्टीपल नंबर ऑफ ऑल द पॉजिटिव प्लेट्स, सब कंसेप्ट लगाते हैं हम लोगों ने कंसेप्ट देख लिया, लगाते हैं। ऑल पॉजिटिव प्लेट्स आर ज्वाइंट टुगेदर एंड ऑल नेगेटिव प्लेट्स आर ज्वाइंट टुगेदर। ठीक है, आपने प्लेट्सों को जोड़ दिया है। जब आपने प्लेटों को जोड़ा होगा तो डेफिनेटली देखिए यहां पर जो सुटेबल ऑप्शन बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी थोड़ा कम होगा और टू रिड्यूस प्लेट साइज। आप क्या कर सकते हो कि छोटी छोटी प्लेटों को अधिक संख्या में ले सकते हो, रादर देन कि आप एक प्लेट को बड़ा कर लो। तो हम क्या यहां पर कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा प्लेट इस्तेमाल करके हम छोटी छोटी प्लेटों को कई संख्या में ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, प्लेट का साइज छोटा हो जाएगा। तो यहां पर प्लेट के साइज के साथ साथ थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम होता है। ये बात थोड़ा सा आप तब ऐड करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, स्टार पॉइंट है यहां पर, ये चीज ऑप्शन में साथ में दी है तो ही इंटरनल वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता हुआ लगाइएगा, डिक्रीजेस करता हुआ लगाइएगा, याद रखना। अदरवाइज आप पहली प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज करता हुआ। ठीक है, पहली प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे। चलिए जी ब्रजेश कुमार, ठीक है, पहली प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, बट हाँ ये है कि अगर ऑप्शन में साथ में दिया है तो फिर आप कर सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन को, आंसर को ऑप्शन के हिसाब से लगाना पड़ता है भाई, आप आंसर को ऑप्शन के हिसाब से लगाना पड़ता है। चलिए बेटा, मिनिमाइज ही नहीं कर रहे हैं, यहां पर प्लेट का साइज रिड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए समझिए केवल इंटरनल रेजिस्टेंस कम नहीं हो रहा है, साथ में प्लेट का भी तो साइज रिड्यूस हो रहा है। हमने ज्यादा प्लेटें लगाई हैं तो हमने छोटी छोटी ज्यादा प्लेटें लगा दी होंगी, उससे क्या होता है,
हमारा छोटी छोटी प्लेटें लगा के हमारा बैटरी का साइज या सेल का साइज रिड्यूस हो सकता है। बेटा ऐसा है कि प्लेट का साइज ऐसे कम होगा कि हम क्या करेंगे, कई सारी छोटी छोटी प्लेटों को लगा देंगे। अच्छा, अब मुझे कैपेसिटी बढ़ानी होती थी तो मैं क्या करता था, अपने नंबर ऑफ प्लेट्स इंक्रीज कर दूंगा। बट अगर मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाना है, ध्यान से समझना, मैं एक बड़ा एरिया लेके प्लेट का साइज भी तो बढ़ जाएगा सेल का। तो मैं बड़ा एरिया ना लेके एरिया को ऐसे बढ़ा लेता हूं, अलग अलग प्लेट्स लेके मेरा एक वर्किंग एरिया है जो प्लेट का वो बढ़ जाता है। और जब मैं अलग अलग प्लेट्स लेता हूं तो पतली पतली प्लेट्स लेके पीछे पीछे लगा देता हूं, तो उससे सेल की भी साइज रिड्यूस हो जाती है। याद रखिएगा। नंबर ऑफ सेल ज्यादा होगा तो प्लेट का साइज कम हो जाएगा। समझ में आया? नंबर ऑफ सेल ज्यादा होगा तो प्लेट का साइज कम हो जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ सेल नहीं, नंबर ऑफ प्लेट ज्यादा होगा तो प्लेट का साइज कम हो जाएगा, ये बोलिए, है ना। नंबर ऑफ प्लेट्स हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो छोटी छोटी प्लेट्स भी कई सारी लगा सकते हैं। चलो भाई, इसके लिए मैंने आपको बेटा बोला था आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपके एप्लीकेशन में जल्दी ही क्या शुरू होने वाला है, फ्री टेस्ट शुरू होने वाला है आपके एप्लीकेशन में आरआरबी और यूपीपीसीएल के लिए। तो आप इसको बेटा क्या कर लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन की मदद से, टेलीग्राम चैनल की मदद से ये पता चल जाएगा कि कब शुरू होने वाले हैं, और जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ कोर टाइप सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। कोर टाइप सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या बात सत्य नहीं है, यहां पर क्या बात सत्य नहीं है। कोर टाइप सिंगल ट्रांसफॉर्मर जो है बेटा, उसका मैग्नेटिक सर्किट दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड नहीं होता, उल्टा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट होता है, फ्लक्स सेम ही बहता है, कहीं डिवाइड नहीं होता। तो ये गलत स्टेटमेंट है। डेली, व्हाट इज द मेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बुकोल्स रिले इन थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में? क्या मेन प्रिंसिपल है बुकोल्स रिले का काम करने का? क्या प्रिंसिपल है? बुकोल्स रिले यार सीधी सीधी काम करती है। वो उनके जो डूबे हुए स्विच रहते हैं, फ्लोटिंग स्विच जो होते हैं, मर्करी स्विच, वो फ्लोटिंग स्विच होते हैं। अब वो फ्लोट करते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, तैरते रहते हैं। और जब गैस बनती है वहां पे, तो गैस बनने के कारण वो क्या होता है, उनका सर्किट क्लोज हो जाता है रिले को लेके, और वो रिले को ट्रिप करवा देते हैं, या सायरन को, सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो सायरन बज जाता है। ठीक है, अब ये बेसिकली होता क्या है, वहां पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन गैस बनती है इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर ऑयल में हाइड्रोजन गैस बनती है, तो ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनती है। डेली इज द राइट आंसर। राइज टाइम ऑफ अ सिग्नल अप्लाइड टू सीआरओ इज 0.5 माइक्रोसेकंड। तो बैंडविड्थ क्या होगी? राइज टाइम हमारा दिया है तो बैंडविड्थ क्या होगी बेटा? देखो, राइज टाइम इनटू बैंडविड्थ ये होता है 0.35 के बराबर, यही होता है फॉर्मूला। ये रिलेशन है सीआरओ में कि अगर कोई सिग्नल आपने इनपुट में दिया है तो उस सिग्नल का राइज टाइम और उस सिग्नल की बैंडविड्थ ये 0.35 के बराबर होती है। अब राइज टाइम हमें यहां पर दिया है, बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है, 0.35 अपॉन 0.5 इंटू 10 की पावर -6। ये मोटा माटी कितना बैठेगा आपका? ये समथिंग 7 को लेके ही बैठेगा, बस आप यहां पर देख लीजिए कितना यहाँ पे बैठेगा। अगर मैं बात करूं तो बेटा ये आपका 7 ये हो गया। ठीक है, तो 0.7, बॉम्बे इज द राइट आंसर ना, बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए, बॉम्बे इज द राइट आंसर। What is the command in MATLAB to help on relational and logical operator? MATLAB के अंदर कौन सी कमांड रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर के लिए हेल्प करती है? अब बड़े आराम से मैं डिटेल में बताऊंगा ये होते क्या हैं। पहले आप अपनी तरफ से आंसर लगा दीजिए, फटाफट से बताइए, आप अपनी तरफ से आंसर लगा दीजिए कि होता क्या है ये रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, ये बता दीजिए आप लोग क्या होता है। ओके, गुड।
देखिए वैसे आपके एप्लीकेशन में ये चीजें दी हुई हैं, मैं आपको बता दूं आपके एप्लीकेशन में ये चीजें दी हुई हैं। बताइए। देखो किसी भी मैटलैब के अंदर, किसी भी मैटलैब के अंदर दो तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, एक रिलेशनल ऑपरेटर्स और एक लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो दो वैल्यू में कंपेयर करते हैं और कंपेयर के बाद में ट्रू या फॉल्स आपका आउटपुट में दे देते हैं। मतलब दे कंपेयर टू वैल्यूज और कंपेयर करने के बाद ट्रू दे दिया तो मतलब दोनों बराबर हैं, अगर फॉल्स दे दिया तो वो वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट सबको। अब जैसे लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। नॉट इक्वल टू, ये सब नॉट इक्वल टू, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, ये दो वैल्यू को क्या करते हैं बेटा, कंपेयर करते हैं। ये दो वैल्यू को क्या करते हैं, सॉरी, कंबाइन करते हैं। या तो ए और बी, दो ए और बी वैल्यू का और ऑपरेशन करेंगे, ए और बी वैल्यू का एंड ऑपरेशन करेंगे। और आपका बेटा रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू या फॉल्स वैल्यू करके दे देते हैं। तो ये जो रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये रीलोप हमारा जो है क्या रहता है, कमांड रहता है, इसके द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। रिलोप कमांड होता है, उसके द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट सबकी हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रन डीसी मोटर फास्टर देन द बेस स्पीड द फील्ड फ्लक्स मस्ट बी रिड्यूस्ड। What is the term used for operation of DC motor in this reduced flux region? अब ध्यान से समझिएगा कि डीसी मोटर हमारी फास्टर चलती है ना, बेस स्पीड से, रेटेड स्पीड से। तो ये कौन से ऑपरेशन के द्वारा ही पॉसिबल है, फील्ड वीकनिंग के द्वारा। अब देखिए स्पीड क्या होती है, EB/φ। तो फील्ड वीकनिंग में हम फील्ड को वीक कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, जिससे मेरी स्पीड बढ़ जाती है मोटर की। DRDO टैक ए का रिजल्ट कब आएगा? अच्छा, ये मेंस का बोल रहे होगे ना आप, जो मेंस का हुआ है, अभी हुआ था एक, ये इसी महीने हुआ था, आई थिंक ये है ना, लास्ट में हुआ था ना शायद 22-23 को। देखो जल्दी आएगा, क्योंकि पहला रिजल्ट भी उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया नहीं था करने का। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर अप्लाइड वोल्टेज बिटवीन द कोर एंड शीथ ऑफ इंटरशीथ ग्रेडिंग, where R represent the radius of outer sheath और Gmax represent the peak value of electrical stress। अब देखो ये कुल मिला के Gmax और हमारे जो पीक वैल्यू और हमारा जो क्या है बेटा अप्लाइड वोल्टेज है V, उसमें ये क्या होता है, रिलेशन पूछ रहा है। अब ये हमें अगर याद है रिलेशन तो लगाओगे, अगर हमें याद नहीं है रिलेशन तो सीधा नहीं लग पाएगा। तो बॉम्बे इज द राइट आंसर। जब आप डेरिवेशन करते हो इंटरशीथ ग्रेडिंग वाला तो ये रिजल्ट आपका निकल के आता है, बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्या होता है हमारा V इज टू R इंटू Gmax अपॉन 1.881, ये आपका बेटा आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ इज द रिएक्टिव पावर और लाइन कैपेसिटेंस ड्यूरिंग लो लोड इन द लॉन्ग EHV लाइन्स कंपनसेटेड। लंबी EHV ट्रांसमिशन लाइन में कम भार के दौरान, देखो कम भार के दौरान हमारी रिएक्टिव पावर ज्यादा हो जाती है, के दौरान लाइन कैपेसिटेंस की प्रतिक्रियाशील शक्ति की भरपाई कैसे की जाती है, प्रतिक्रियाशील की भरपाई कैसे की जाती है। देखिए जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाता है, मतलब रिएक्टिव पावर ज्यादा हो जाती है, तो होता क्या है, हम लोग शंट रिएक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, शंट रिएक्टर का। पैरेलल में लगा देते हैं लोड के, जैसे ये मान लीजिए हमारा कोई लोड है, उसके पैरेलल में हम लोग शंट रिएक्टर लगा देते हैं ताकि हमारी वो कंपनसेट हो जाए। ठीक है, चलिए तो कंपनसेट होके क्या करती है, ये जो हमारी लोड से क्यू निकल रही होती है, हमारी जो कैपेसिटरों से क्यू निकल रही होती है लाइट लोड कंडीशन पे, उस क्यू को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, उस क्यू को ये क्या कर लेती है बेटा, एब्जॉर्ब कर लेती है।
तो जितनी भी कैपेसिटर से क्यू रिएक्टिव पावर निकलेगी शंट रिएक्टर एब्जॉर्ब कर लेगा, ज्यादा परेशान करेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर n मेरा 1 है, ये n 1 है कि 18 है, 18 लग रहा है, n 18 है और 18 है कि 1 है, क्या है, और p क्या है 1/3 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस की वैल्यू क्या है 18 ही है। ठीक है, तो वेरिएंस, अच्छा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लेके बेटा 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं पूरा आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बता दूंगा फॉर्मूले, एक वेरिएंस को लेके एक मीन को लेके पूछा जाता है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस को लेके ज्यादा पूछा जाता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। पांडे अंकित, क्या हाल चाल है बेटा, गायब रहते हो बेटा सारे। अभी यहाँ पर आज हमने कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा यूपीपीसीएल जेई शिफ्ट 1 का पेपर, और 3 पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया है और आप गायब रहते हो। चलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। हाँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डील करता है इवेंट्स, जैसे n होता है यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं वो ऑब्जर्वेशन कितनी ट्रू हो गई, कितनी सही हो गई, सक्सेस हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है जैसे आपसे कहा जाए कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, मतलब जो पत्ते होते हैं 52 हैं, आपको 5 क्या दी जा रही हैं, आपको चांसेस दी जा रही हैं कि आप 5 बार पत्ते उठाएंगे और वो इक्का ही निकल आए, तो इसका मतलब इक्का निकलने पे आपका नंबर ऑफ सक्सेस बोली जाएगी। इक्का निकलने पे क्या बोली जाएगी बेटा, नंबर ऑफ सक्सेस। तो P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, P क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और बेटा Q क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। आप कितनी बार फेल हुए होगे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर में काउंट होगा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि कितनी बार आपको देखा जा रहा है या कितने मौके आपको दिए जा रहे हैं। मान लीजिए 5 मौके दिए जा रहे हैं तो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आएंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब आप खुद सोचिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मिला के 1 होगा। दूसरा पॉइंट मतलब फेलियर और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होगा। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट आपका। मीन कभी भी पूछे तो वो n इंटू पी होगा, और वेरिएंस आपसे पूछेगा अगर, जो कि यहां पर क्वेश्चन वेरिएंस का ही पूछा गया है, याद रखिएगा, तो एन पी क्यू फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आप देखो इस फॉर्मूले से Q निकालोगे तो वो क्या होगा 1 माइनस पी, तो आप Q को 1 माइनस पी के संदर्भ में भी रख सकते हो। क्लियर है, तो ध्यान से देखिए, वेरिएंस हमें यहां से निकालना है। आपका आंसर आया क्या सर, यूपी पीएससीएल का एग्जाम टफ होता है पंजाब स्टेट का, मतलब पूछ रहे हो बता रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एन पी क्यू, ठीक है, तो एन है बेटा 18, पी है आपका 1/3, और क्यू को मैं कैसे लिख सकता हूं 1 माइनस पी करके लिख सकता हूं। तो 1 माइनस पी, क्योंकि देखो हमें यहां पे क्यू दिया नहीं है तो क्यू हमें निकालना पड़ेगा 1 माइनस पी करके। अब फटाफट से देखिए ये कितना हो गया, 3 छिक्के 18 और 6 इंटू 2/3, ठीक है 12/3, मतलब आपका सीधा सीधा 4 हो गया बेटा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, सी इज द राइट आंसर। समझ में आया ये कंसेप्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट समझ में आया आपको? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट समझ में आया आपको? अच्छा बता रहे हो, अच्छा ठीक है। हाँ ये तो है, यूपी का एग्जाम, अगर आप यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मतलब आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये बात है। ठीक है, चलिए आउटपुट वोल्टेज क्या होता है 3 फेज फुल कन्वर्टर का, ऑल्सो नोन एज 6 पल्स कन्वर्टर। आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, अब देखिए ये आपको याद रखने वाला फॉर्मूला है। आउटपुट वोल्टेज क्या होता है बेटा 3√3 Vm/π cos phi। ठीक है, 3√3 Vm/π cos phi। बेसिकली अगर मैं देखूं आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला तो VML अपॉन 2π/n होता है cos phi। ठीक है, तो बेसिकली VML हो गया लाइन वोल्टेज, और ये कितना होता है
√3 VPH, यही होता है √3 VPH, ठीक है। अब फेज वोल्टेज का भी मैं क्या लूंगा बेटा, मैक्सिमम वाला लूंगा, तो √3 VM हो गया, तो ऊपर √3 VM आया, नीचे 2π/n, n क्या होता है, नंबर ऑफ पल्स, नंबर ऑफ पल्स होता है n, और वो यहाँ पर कितनी दी हुई है 6, तो ये 2π/6 हो जाएगा, तो 6 ऊपर गया तो ये यहाँ पे 3 हो गया 2 cos 5। तो आपका आंसर बेटा कितना आया, बॉम्बे इज द राइट आंसर। हाँ, बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, नहीं है ट्रू ब्रिज सर्किट का, कौन सा स्टेटमेंट ब्रिज को लेके ट्रू नहीं है, ये बताइए, कौन सा स्टेटमेंट ब्रिज को लेके ट्रू नहीं है, सोच के बताइए, सोच के बताइए कौन सा स्टेटमेंट ब्रिज को लेके ट्रू नहीं है। सब लोग बेटा कोशिश करिए, तभी आप लोग क्या कहते हैं, आगे सफल होगे, क्योंकि कोशिश जब आप करोगे ना तो गलती होगी तो सीखोगे, तभी आप आगे जाके चीजों को सुधार पाओगे। चलिए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, गलती से डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। नॉट ट्रू ऑफ ब्रिज सर्किट, ब्रिज सर्किट के लिए ट्रू नहीं है, कौन सा बताइए, ब्रिज सर्किट के लिए ट्रू नहीं है, कौन सा है बेटा। यहां बड़ा सीधा सीधा एक ही लाइन दिख रही है, छोटी सी, एक्यूरेसी इज लो, बेटा अच्छी खासी एक्यूरेसी होती है ब्रिज सर्किट की, और नल डिफेक्ट का होता है, नल डिटेक्टर लगा होता है, बड़ी अच्छी खासी इसकी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी हाई होती है, लो नहीं होती, उल्टा हाई होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अरे क्या क्वेश्चन है, वाह। देखिए इसी को एलिमेंट्री मैथ्स कहते हैं, लोग कहते हैं कि साहब एलिमेंट्री मैथ बड़ी तगड़ी है, बेटा इंटीग्रेशन जो आपने 12वीं में किया था वही एलिमेंट्री मैथ है, 11वीं में किया था वही एलिमेंट्री मैथ है, एलिमेंट्री मैथ कोई हुआ नहीं है बहुत बड़ा, याद रखिएगा, ठीक है। सॉल्व करिए, कोशिश करिए कि क्या होगा। यहाँ पर दो चीज़ों का इस्तेमाल होगा, एक तो बेटा कॉस का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए आपको, मान लो कॉस का इंटीग्रेशन ही नहीं मालूम तो फिर क्या बताऊंगा मैं आगे चीज़, साइन एक्स होता है, ठीक है। यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, अब कॉस स्क्वायर एक्स का तो मैं इंटीग्रेशन कर नहीं सकता, मुझे कॉस स्क्वायर एक्स को किसी के टर्म्स में रखना पड़ेगा, किसी के टर्म्स में रखना पड़ेगा। कॉस 2x की वैल्यू जो होती है वो बेटा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होती है, यही होती है। तो यहां से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, cos 2x प्लस 1 अपॉन 2, यही होगी, cos 2x प्लस 1 अपॉन 2, यही होगी मेरी cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो आइए अब मैं इसे 0 से π/2 पर डिफरेंशिएट करता हूं, cos 2x प्लस 1/2 और dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। आइए यहां पर ध्यान से देखिए, 1/2 0 से π/2 cos 2x प्लस 1 dx, यही है। तो यहां पर 1/2 क्या हो गया, और ये देखिए cos 2x क्या है बेटा, cos 2x क्या है यहाँ पे, cos 2x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करके, sin 2x/2 प्लस x, और यहाँ पर 0 से π/2 लिमिट सेट हो गई, ठीक है, 0 से π/2 लिमिट सेट हो गई, यही आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए लिमिट आपकी 0 से π/2, अब यहाँ लगा दीजिए लिमिट, अपर लिमिट ये कितना हो जाएगा बेटा 1/2, है कि नहीं, अपर लिमिट पे 1/2 हो जाएगा, प्लस π/2 माइनस लोअर लिमिट, वो तो लोअर लिमिट पे सब पे 0 हो जाएगा, तो आपका बेटा ये बनेगा पाई प्लस 1, ठीक है, पाई प्लस 1 ये आपका बनेगा, अपर लिमिट अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो साइन पाई तो बेटा 0 हो जाएगा। एक काम करिए, अपर लिमिट जब हम लगाएंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि π/2 जब आप लगाओगे यहाँ पर x पर तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब π/2 यहाँ लगाओगे तो पाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के आपका आंसर आया बेटा π/4, π/4, बॉम्बे इज द राइट आंसर, π/4, ठीक है, π/4 बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए समझ में आया, π/4 सिंपल, देखो इंटीग्रेशन है, अगर आप डेरिवेशंस को फॉलो कर रहे हो तो फिर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिलीव मी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एलिमेंट्री मैथ को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, याद रखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, देखो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, रेले करंट बैलेंस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर, ये सब कौन से हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल हैं।
ठीक है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं वो सब सेकेंडरी के होते हैं। जो भी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं वो भी सेकेंडरी के होते हैं। और जो आपके बेटा किस में आते हैं, आपके रिकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग में आते हैं, वो भी बेटा किस में होते हैं? सेकेंडरी में होते हैं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, वो भी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में ये प्रेशर गॉज वगैरह बेटा आ जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे करें, आगे बात चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। हाउ इज द स्टेप एंगल फॉर स्टेपर मोटर इज कैलकुलेटेड? हर पेपर में, मतलब आपके यूपीपीसीएल के हर पेपर में स्टेप एंगल को लेके क्वेश्चन था ही था, और उसका फॉर्मूला सीधा ये होता है, स्टेप एंगल 360 बाय नंबर ऑफ स्टेटर फेज और नंबर ऑफ रोटर टीथ। और ये आपको क्वेश्चन में एज इट इज दिए रहते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, आपको दिया रहता है। ठीक है, आपको ये सब चीजें दी है, बस आपको स्टेप एंगल बीटा निकालना पड़ता है, यहाँ पे बीटा होता है। ठीक है, चलिए। इफ अ सडन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्ज एरिया ऑफ क्लाउड टेक प्लेस इज कॉल्ड। बताइए क्या होता है इफ सडन इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा क्या कर जाए, इफ सडन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन क्लाउड, क्लाउड में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने लग जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। क्या कहेंगे? क्लाउड का आपस में ही, मतलब दो क्लाउडों के बीच में क्या हो जाए, चार्ज फ्लो करना शुरू कर जाए, या आपस में ऊपर बिजली कड़कती रहे, इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग हम लोग उससे बोलते हैं। इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग हम उससे बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट? What should be the breaking strength of every guard wire according to IE rule 88? अब देखो गार्ड वायर क्या होता है, बहुत लोगों को यही नहीं मालूम है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके नोट्स में ही देख लीजिए, गार्ड वायर को लेके पूरा का पूरा आपका नोट्स बना हुआ है गार्ड वायर को लेके। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखेंगे गार्ड वायर कहाँ है, अगर आप स्विच गियर और सर्ज रजिस्टर में देखेंगे, आई थिंक इसी में है गार्ड वायर आपका। ये रहा देखिए, बसेज एंड गार्डिंग, यहाँ पर देखिए ये गार्ड वायर है, ये देखिए ये गार्डिंग है पूरा, ये पूरा गार्डिंग करी गई है। ये गार्ड वायर हम लोग यूज करते हैं। क्रेडल गार्डिंग, जैसे गार्डिंग भी कई तरीके की होती है, क्रेडल गार्डिंग, केज गार्डिंग, ठीक है, बर्ड गार्डिंग। तो ये गार्डिंग बेसिकली सबसे पहले तो आपको गार्डिंग क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो गार्डिंग होती है इसका वजन कम से कम मतलब कितना वजन उठाने लायक या कितने वजन पर टूटने लायक ये होना चाहिए। ठीक है, तो 635.02 kg ये रूल है, आई रूल है 88 वाला, कि कम से कम गार्ड वायर इतना वजन तो झेले। ठीक है, इससे कम झेलने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इससे ऊपर ही झेल के जाए। 650 किलो मान लो, लगभग 635 को 635 मतलब 635 किलो तक तो गार्ड वायर झेलना चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ उसमें होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये सब कहाँ से लाता है यूपीपीसीएल? बेटा जहाँ से भी लाता है आपके नोट्स में तो सब मौजूद है, तो टेंशन लेनी ही नहीं है आपको उसके लिए। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है एनर्जी सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए? एनर्जी कंजर्वेशन के लिए मतलब एनर्जी को बचाने के लिए इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? कौन सा उदाहरण नहीं है? इलेक्ट्रिक हीटर को आप स्टीम हीटर से रिप्लेस कर दो, विंड पावर को थर्मल से कर दो, ये नहीं है। अब सोचो, विंड पावर को थर्मल से कर रहे हो तो ये कोई तुम एनर्जी कंजर्व कर रहे हो? उल्टा कोयला खर्च करोगे, तुम्हारा कोल लगने वाला है उल्टा। और विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर अ सिंक्रोनस मोटर? सिंक्रोनस मोटर के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ट्रू नहीं है? देखिए, इट रिक्वायर्स नो एक्साइटेशन एट रोटर। याद रखिएगा, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ट्रू नहीं है सिंक्रोनस मोटर के लिए? कौन सी चीज सही नहीं है सिंक्रोनस मोटर के लिए? कि ये कोई एक्साइटेशन लेता है रोटर पे, ये सही नहीं है। इट हैज नो सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क, ये तो सही बात है। ये गलत है बेटा, कोई भी एक्साइटेशन नहीं लेता, ऐसा कहां होता है? हम तो रोटर पे एक्साइटेशन देते हैं, हम तो उल्टा रोटर पे डीसी एक्साइटेशन देते हैं। यहाँ पे ये डीसी एक्साइटेशन हम लोग देते हैं रोटर पे। ठीक है, डीसी एक्साइटेशन देते हैं ना रोटर पे, कि नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं। तो ये गलत है, ये चीज उल्टा नहीं, ये गलत है। ध्यान से देखिए, कितने बच्चे रह गए हैं अभी, कौन कौन रह गया है, कौन कौन प्रेजेंट रह गया है?
बेटा कौन कौन प्रेजेंट रह गया है अभी, ये बताइए। ध्यान से देखिए, इवेल्युएट, हमें इवेल्युएट करना है इंटीग्रल x log x dx। कैसे होगा अब ये, कैसे इंटीग्रल इसका इंटीग्रेशन होगा बताइए, कैसे इंटीग्रेशन होगा। आपको एक को u मानना पड़ेगा, दूसरे को v मानना पड़ेगा। आइलेट रूल जिसे कहते हैं, आइलेट रूल जिसे कहते हैं वो लगेगा, है कि नहीं। मतलब अगर आपका इंटीग्रल u v dx है तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन में किस तरीके से खोलेंगे, आइलेट रूल के हिसाब से खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं। ठीक है, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल u डैश डॉट इंटीग्रल v dx डॉट dx प्लस सी, यही होता है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है बेटा, याद है 12th में पढ़ा था। तो यहां पर आपको सबसे पहले बेटा x को u मानना पड़ेगा और v को आपने क्या माना बेटा, log x। ठीक है, v को आपने log x माना। अब u डैश मतलब डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। अच्छा, यहां पर इंटीग्रल v dx करेंगे तो log x का बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। आपको log x का क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएट। अब log x का डिफरेंशिएट क्या होगा, वो सॉरी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। log x का इंटीग्रेट क्या होगा बेटा, 1 बाय x, 1 बाय x, यही होगा log x का इंटीग्रेशन, 1 बाय x ही होता है। चलो आओ इन्हीं सब चीजों को पुट कर लो, फिर क्या है, इन्हीं सब चीजों को पुट कर लीजिए। आप ध्यान से देखिए, इन्हीं सब चीजों को पुट कर लीजिए। तो u मेरा हो गया x इंटीग्रल v dx, मतलब इंटीग्रल log dx, सॉरी log x dx माइनस इंटीग्रल u डैश, मतलब x का डिफरेंशिएशन करना है हमें, डॉट इंटीग्रल v मतलब आपका log x dx, और इसका पूरे का फिर इंटीग्रेशन होगा प्लस सी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर x 1 बाय x, ठीक है, ये आपका हो गया माइनस इसका पूरे का इंटीग्रेशन, और आप देखिए x डैश कितना है यहाँ पर हमारा, मैं x का डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा, log x का करूंगा तो 1 बाय x आएगा, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है प्लस सी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा, 1 बाय x क्या हो गया यहाँ पे, u इंटीग्रल v dx। क्लियर है, कोशिश करिए कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा बेटा, आपका log x dx है ना, यही है। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, कितना बनेगा ये। अच्छा एक चीज है, अगर मैं इसमें u और v को चेंज कर लूं तो भी मेरा फायदा है, देखा जाए तो u और v को चेंज कर लूं तो भी मेरा फायदा है, वैसे देखा जाए तो u और v को मान लो मैं चेंज कर लूं, मैं u को मान लूं, मेरा आसान रहेगा। मैं अगर u को मान लूं log x और मैं v को मान लूं x, तब भी मेरा फायदा है इसमें। तो u को मैं अगर log x मान लूंगा तो इंटीग्रल v dx मतलब x का dx माइनस इंटीग्रल, और डिफरेंशिएट करूंगा मैं log x का, ठीक है, और डॉट इंटीग्रल x dx, ये भी मैं कर सकता हूं, ये मेरा थोड़ा सा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो log x इंटीग्रल अगर मैं इसका निकालूंगा तो x स्क्वायर बाय 2 माइनस, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा, देखिए log x का डिफरेंशिएशन मैं निकालूंगा, कितना बढ़ेगा मेरे को, 1 बाय एक्स डॉट एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो यहां पर बेटा कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 log x। ठीक है, इसका पूरा इंटीग्रेशन अभी और निकालना है बेटा, इसका पूरा इंटीग्रेशन और निकालना है अभी dx के टर्म्स में, माइनस देखिए यहां से x काट दीजिए, x बाय 2 का इंटीग्रेशन आपको निकालना है। ठीक है,
तो इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा यहाँ पे x/2 का x²/4, ठीक है, यही होगा, प्लस c। अब ये कोई ऑप्शन में है क्या, x² log x, x² log x माइनस x²/4 प्लस c। c इज द राइट आंसर, c इज द राइट आंसर, c इज द राइट आंसर। c क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बेसिकली अगर log x का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा आपका, और अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब आप डिफरेंशिएट करेंगे log x को, तो यहां पर यही ध्यान देने की बात है कि वो 1/x हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए, ये मेन आपको बेटा u v का जो फॉर्मूला है वो आपको बेटा लगाना रहेगा, आराम से निकल आएगा अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रेमेडीज फॉर फेज डिस्प्लेसमेंट एरर इन सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। फेज एंगल एरर को खत्म करने के लिए इनमें से कौन सी रेमेडी नहीं है, नहीं है रेमेडी, कौन सी रेमेडी नहीं है। देखो, शेडिंग बैंड लगा के मैं अपना जो लैगिंग एंगल है उसको बढ़ा देता हूं, लैगिंग एंगल इनफैक्ट इंक्रीज कर देता हूं, कैपेसिटर इन प्रेशर कॉइल ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेग प्लेट लगा के भी करता हूं, शेडिंग कॉइल लगा के भी करता हूं, बट कैपेसिटर इन प्रेशर कॉइल ऐसा कुछ भी नहीं होता। बी इज द राइट आंसर। हम कोई कैपेसिटर लगा के कोई रेमेडी नहीं करते सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में, ठीक है। What will be the effect on electrical lines due to lightning strike peak current of 40 किलो एम्पियर। अगर ऊपर से बिजली कड़की है 40 किलो एम्पियर की, तो मेरी लाइन पर इफेक्ट कितना होगा वोल्टेज का। अब देखो, वोल्टेज हमेशा क्या होता है, I इंटू जेड। आई मुझे 40 किलो एम्पियर दिया हुआ है, मेरे को जेड नहीं मालूम, मुझे लाइन का इंपीडेंस कितना लेके चलूंगा, यहां पर मैं लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस लेके चलूंगा। लगभग 400 इंपीडेंस होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कितना होता है, लगभग 400 से 300 से 400 होता है, या फिर 400 से 500 भी लिखते हैं। अब देखो 400 के हिसाब से अगर मैं यहां पर चलूंगा तो ये लगभग बैठेगा 16,000 किलो एम्पियर, कितना बैठ उसके 16,000 किलो वोल्ट, ठीक है। अब यहां पर 16,000 कहीं पर भी आंसर में नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं, यहां तो 16 से बहुत कम है, एक काम कर लेते हैं 300 लेके देख लेते हैं जेड को, ठीक है। 300 लेके देखेंगे तो फिर हमारा कितना आ जाएगा, 12 केवी है ना, 1200 केवी लगभग आ जाएगा हमारा आंसर। बताइए कितना आ जाएगा, 1200 केवी आ जाएगा। बट ये किसके हिसाब से आएगा, अगर मैं जेड को कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के हिसाब से लेके चलूं। लाइन हमारी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के हिसाब से हमेशा तो एक्ट नहीं करती है, वो तभी करती है जब हमारी आइडियल लाइन हो या फ्लैट लाइन हो। इसका मतलब वो लेके भी काम नहीं बनेगा। देखो, हम हर पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, जैसा आप सोच पाते हो वैसा सोच के बता रहा हूं कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस लेंगे तो वो यहां पर नहीं दिया हुआ आंसर कैसे लगाएं आप। अगर बेटा डायरेक्ट निकाल दोगे, सोचो, मैं आप ही की तरह सोच के देख रहा हूं कि अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस लगाऊंगा तो यहां पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। और कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस मेरा कब होता है, जब आइडियल कंडीशन होती है या फ्लैट लाइन होती है। तो इसका मतलब मैं फिर क्या लगाऊंगा, सर्ज इंपीडेंस लगाऊंगा, यहां पे सर्ज इंपीडेंस लगाऊंगा लाइन का। लाइन का सर्ज इंपीडेंस अराउंड 150 तक होता है। अराउंड कितना होता है बेटा, 150 तक होता है लाइन का सर्ज इंपीडेंस, 150 ओम तक होता है। तो ये लगभग 600 केवी बैठेगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा यहां पे कि सर्ज इंपीडेंस क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, ये कौन से टाइप की वेल्डिंग आपको यहां पर दिख रही है, ये फिगर आपको याद होनी चाहिए। देखो, वेल्डिंग में आपके नोट्स में सारे फिगर दिए हुए हैं एप्लीकेशन पे, तो यहां पर आपको फिगर से बहुत ज्यादा ध्यान होने चाहिए कि कौन सी वेल्डिंग है। ये अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है बेटा, ठीक है। ये फिगर जो है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टैटिक वार कंपनसेटर। स्टैटिक वार कंपनसेटर में कौन सी चीज इंक्लूड होती है, यहां पे कौन सी चीज इंक्लूड होती है स्टैटिक वार कंपनसेटर में, ये बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये पता है क्वेश्चन किस चीज का है, मैं आपको ये भी बता दूं ये क्वेश्चन किस चीज का है। ये क्वेश्चन पता है किस चीज का है आपको, किस चीज का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बेटा आपका
फैक्ट्स डिवाइसेस का क्वेश्चन है, फैक्ट्स डिवाइसेस का क्वेश्चन है। फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम डिवाइस, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम डिवाइस का क्वेश्चन है बेटा, फैक्ट्स डिवाइसेस का क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा यहां पे। याद रखिएगा, मजे की बात यह है कि फैक्ट्स डिवाइसेस आपके नोट्स में कंप्लीटेड है। ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे बेटा, ये जो फैक्ट्स डिवाइसेस होती है ना, ये जो फैक्ट्स डिवाइसेस होती है ना, दो प्रकार की होती है, ध्यान से समझिए। एक स्टैटिक होती हैं और एक सीरीज कंपनसेशन डिवाइस होती है। मतलब पहली चीज तो फैक्ट्स डिवाइसेस होती है फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम। जितनी भी फैक्ट्स डिवाइसेस होती है ये सब पावर फैक्टर सुधार के वोल्टेज लेवल को बराबर लाने की कोशिश करती हैं, पावर फैक्टर सुधार के वोल्टेज लेवल बराबर लाने की कोशिश करती हैं। तो जो इनमें से स्टैटिक डिवाइसेस है वो कौन कौन सी है? स्टैटकॉम, क्या नाम है? स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर, एसवीसी। बेटा ये सब आपके नोट्स में है। पावर सिस्टम देखिए, आपने कोर्स तो देखो परचेज किया हुआ है, पावर सिस्टम में जाके है। एसवीसी स्टैटिक वार कंपनसेटर, और इसको वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। टीसीआर थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर, टीएसआर थायरिस्टर स्विच रिएक्टर, एसवीजी स्टैटिक वार जनरेटर, स्टैटिक वार जनरेटर। तो आपकी स्टैटिक वार कंपनसेशन डिवाइस कौन सी है? कौन सी है बताइए, कौन सी हो गई आपकी स्टैटिक? कौन सी है आपकी स्टैटिक? ये सारी की सारी स्टैटिक है, सारी की सारी स्टैटिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो आइए अब ऑप्शन में देखते हैं यहां पर कौन सा ऑप्शन हुआ। थायरिस्टर कंट्रोल्ड, थायरिस्टर स्विच्ड, देखिए टीसीआर, टीसीआर शॉर्ट फॉर्म है थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर का, टीएसआर थायरिस्टर स्विच रिएक्टर, और टीएससी थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर। ये सब कुछ देखो आपका यहां पर है, थायरिस्टर टीसीआर, टीएसआर थायरिस्टर स्विच रिएक्टर, स्टैटिक वार कंपनसेटर, स्टैटकॉम, ये सब कुछ बेटा आपकी स्टैटिक डिवाइसेस हैं। तो सारे बेटा क्वेश्चन आपके पेपर में जो आते हैं वो नोट्स में आधे से ज्यादा मिल जाते हैं बेटा, आपको सब फ्री है। सौरभ भारती आपने कोर्स परचेज किया हुआ है, आपको इनफैक्ट आगे टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं टेस्ट सीरीज पे काम चल रही है। जिन बच्चों ने नोट्स परचेज किए, जिन्होंने कोर्स परचेज किया हुआ है, उन्हें आगे टेस्ट सीरीज भी फ्री है। तो आपको बेटा बहुत कुछ मिलने वाला है, अगर आप जुड़े हैं तो बिलीव मानिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए 4 पोल जनरेटर का अगर मैं बात करूं, वेव बाउंड जनरेटर है, मतलब A2 है हमारा और 50 स्लॉट्स हैं, ईच स्लॉट में 20 कंडक्टर हैं। वोल्टेज क्या होगा अगर मेरा N 1500 आरपीएम है और फ्लक्स 8 मिलीवेबर है, वोल्टेज मेरा क्या होगा? वोल्टेज मेरा क्या होगा? तो ई क्या लग जाएगा बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी लेके। पोल है 4, फ्लक्स 8 मिलीवेबर है, स्पीड 1500 आरपीएम है। जेड मेरा यहां पर कंडक्टर का जेड कितना है? जेड 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 20 कंडक्टर है ना, और हमारे 50 स्लॉट हैं। तो 50 स्लॉट हैं और हर स्लॉट में 20 कंडक्टर है, मतलब 50 इंटू 20 मतलब 1000/60। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और आपका बेटा कमेंट्स जो भी होते हैं आप लोगों के अच्छे ही लगते हैं। आप क्या कहते हैं, जो भी बच्चे हैं, मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप कमेंट करते हैं वीडियो पे तो वो वीडियो कहीं ना कहीं सपोर्ट में जाती है, आपके कमेंट से वो वीडियो बेटा बच्चों तक पहुंचती है। तो आप लोग इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, आपको अच्छा लग रहा है तो बताते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।